क्या डायरेक्ट चुनाव है इस बार, और इसमें जो पार्टी सिंबल पे जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, क्या ये लीगल है या नहीं, क्या है? ये बिल्कुल अवैध है शर्मा जी। इसी सिलसिले में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को और चुनाव आयुक्त को आज स्पीड पोस्ट से और उनकी मेल पे मैंने एक लेटर लिखकर उनसे मांग की है कि चुनाव बिल्कुल ये अवैध है, इस तरह का रोका जाए। जैसे मुख्यमंत्री को आपने चिट्ठी लिखा है और चुनाव आयोग को भी लिखा है, अगर इस पर गौर नहीं किया जाता तो क्या आप जाएंगे कोर्ट तक? हाँ, मैं कोर्ट में इसकी रिट दाखिल करूँगा। तो योग्यता जिनके पास है और जिनको राजनीति की नॉलेज है, समाज में कार्य करने के क्षेत्र की उनकी नॉलेज है, उन लोगों को दरकिनार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सभी राजनीतिक दलों में ये ट्रेंड चला हुआ है कि योग्य आदमी को, सच बोलने वाले को, ठीक बात करने वाले को, नॉलेज वाले को, काम करने वाले को दरकिनार किया जाता है। चापलूस लोगों को, पिंडियों को मालिश करने वालों को, चापलूस लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी दलों में ये प्रचलन हो रहा है। राजनीति में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, जो ही जिसको ये लगता है कि राजनीतिक रूप से ये कम्पीट कर सकता है या आगे आने वाले चुनाव में या आगे आने वाली राजनीति में किसी प्रकार का विघन डाल सकता है, उसको खुडेला लगा दिया जाता है। तो इसी तरह से प्रयास के उसी का शिकार आप भी हुए हैं? नहीं, मैं तो उसका एमएलए मूल्य के तो खुडा लाइन से मैं नहीं लग सकता। इतना तो मेरा स्टेटस रहा है कि एमएलए मूल्य की कोई ऐसी बात नहीं होती थी। मतभेद अलग हुए नहीं, मतभेद इसलिए हुए कि उसने कोई भी चुनाव एक पार्टी से नहीं लड़ा। हर चुनाव अगले चुनाव में दूसरी पार्टी बदल लेता है। निष्ठा बदलना, पार्टी बदलना, नेता बदलना, इसका एक धंधा है। जो व्यक्ति, किसका? विनोद भैणा का, जो हाँसी के हमारे प्रतिनिधि है, हमारे विधायक हैं, वो एक व्यवसायी हैं और ऐसा व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय को बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कितने चीफ मिनिस्टर रहे, कितने प्रॉपर्टी डीलर रहे, मेम के बाग का किसी के ऊपर काबू में नहीं आया। इसने उसके क्या कहते हैं ये को कानून के अंदर कब्रिस्तान, यस यू आर राइट, उस कब्रिस्तान को बाग को बेचा जा सकता है। खुद मेम का बाग जो उसके मालिक है, वो किसी भी सूरत में उसको क्या कहते थे, उसको कब्रिस्तान को नहीं बेच सकते। हमारे विधायक जी इतने इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी डीलर हैं कि उसको भी बेच दिया। तो दीपेंद्र हुड्डा जी अगर 11 तारीख को आएंगे तो आप जाएंगे वहाँ? अगर मेरे को खूब बुलाएगा, मेरे पास न्योता आएगा तो मैं अवश्य जाऊँगा। अगर नहीं आया तो नहीं जाएंगे? नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। आज हम बात करेंगे जो निकाय चुनाव है उसको लेकर कि समय समय पे जैसे निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव, नगर परिषद चुनाव, इसको लेकर अमेंडमेंट होते रहते हैं और इस पर विस्तार से बात करेंगे। जैसे इस बार डायरेक्ट चुनाव है प्रधान पद का, क्या प्रधान पद के चुनाव में पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है, नहीं लड़ सकती, उस पर हम विशेष तौर से गौर करेंगे। क्योंकि एडवोकेट है, अच्छे नॉलेज है, वर्षों से वकालत करते आए हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हाँसी हल्के से 1996 में भी इन्होंने विधायक का चुनाव वहाँ से इन्होंने लड़ा था, उस पर भी हम बात करेंगे। बुरा साहब, RSN एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अब समय निकाल करके मेरा जो चुनाव हो रहे हैं हाँसी में हल्का है हमारा, उसके विषय में आपने बातचीत करने का मेरे को अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी सर, पहले तो हम लोग ना इस बात पे रहेंगे, चुनाव के हाँसी के मुद्दे पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम बात करेंगे जैसे नगर पालिका है, नगर परिषद बन जाती है, फिर उसके बाद आप लगा के चलो निगम बन जाता है, तो चुनाव की जो प्रक्रिया बीच बीच में सरकार आती है, अपने अपने हिसाब से अमेंडमेंट करा के चुनाव कराती है। क्या डायरेक्ट चुनाव है इस बार, और इसमें जो पार्टी सिंबल पे जो पार्टियाँ चुनाव लड़ रही है, क्या ये लीगल है या नहीं, क्या है? ये बिल्कुल अवैध है शर्मा जी। ये म्यूनिसिपल एक्ट बना 1973 में, फिर 74 में अमेंडमेंट हुई, फिर 78 में हुई और 94 में ये क्या कहते हैं, ये निगम बन गए, नगर निगम बना दिए। तो उसमें कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई भी भारतीय चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड या मान्यता प्राप्त दल जो अपने आरक्षित जो चुनाव चिन्ह होते हैं उन पर चुनाव नहीं लड़ सकते। और ये ऐसा होता आया है और चुनाव लड़ते रहे हैं, और लेकिन ये मैं कहता हूँ ये कम्प्लीटली अवैध है। कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं, कानून में इसकी मनाही है, बल्कि ये फ्री
चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं निर्वाचन अधिकारी। लेकिन 1996 में जे के दुग्गल थे राज्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने फ्री चुनाव चिन्ह के साथ जो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत या रजिस्टर्ड या मान्य प्राप्त दलों को उनके आरक्षित चुनाव के साथ भी उनको चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए, जो कि कम्प्लीटली गलत है और चुनाव होते रहे हैं। ये 1994 में या 1974 के में या 1978 में कहीं भी किसी में प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ इसके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, चाहे म्यूनिसिपल एक्ट को, चाहे आप नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें कहीं भी कोई अमेंडमेंट आज तक हुई है, उनमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है। सिर्फ चुनाव आयुक्त उनका पर्यवेक्षण कर सकता है, चुनाव का नियंत्रण कर सकता है, निर्देशन दे सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों को या पंजीकृत दलों को वो उनके आरक्षित चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकते हैं। ये कंप्लीट इसमें नियम में मनाही की गई है। और इसी तरह जैसे ये है 1994 का जो निगम का एक्ट है जो बनाया था, उसमें ये दे रखा है कि अनुच्छेद 323 ZA खंड 1 में इस प्रकार का स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि कोई भी चुनाव आयुक्त आरक्षित चुनाव चिन्ह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के या रजिस्टर्ड दलों को उनके आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं कर सकते, फ्री चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकते, जो कि सरासर गलत है। इसी सिलसिले में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को और चुनाव आयुक्त को आज स्पीड पोस्ट से और उनकी मेल पे मैंने एक लेटर लिखकर उनसे मांग की है कि चुनाव बिल्कुल ये अवैध है, इस तरह का रोका जाए। और साथ में मैंने मुख्यमंत्री महोदय से एक अपील की है कि जैसे इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश ने पिछले साल एक अमेंडमेंट की कि भाई ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है निगम के चुनाव में, डायरेक्ट चुनाव हो गए मेयर का या नगर पालिका के चेयरमैन का या नगर परिषद के चेयरमैन का, ये इनको मैं डायरेक्ट चुनाव को मैं अच्छा मानता हूँ। पंचायत में भी जैसे पंचायत मेंबर सरपंच को चुनते थे तो उसमें पैसे का और ये लेन देन और हॉर्स ट्रेडिंग चलती थी, इसको मैं अच्छा मानता हूँ कि डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इससे जो सत्ताधारी दल होता है, अगर कोई मेयर या कोई चेयरमैन नगर पालिका का या निगम का मेयर या नगर परिषद का नगर पालिका को चेयरमैन डायरेक्ट चुना जाता है और वो किसी दूसरे दल का है, तो वो को दल को छोड़ करके सत्ताधारी दल के साथ लग सकता है, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। हिमाचल गवर्नमेंट ने इस बात का अमेंडमेंट कर दिया कि भाई ये एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें निगम में निकाय चुनाव में भी लागू होगा। इसलिए मेरे मुख्यमंत्री जी से मैंने उनको निवेदन किया है, और ये क्योंकि ये आम जनता के सुझाव भी मानते हैं, मैं बतौर कांग्रेसी होने के नाते भी चीफ मिनिस्टर से ये मांग करता हूं, और मैंने उनको एक पत्र भी लिखा, अनुरोध किया है कि ये इसके समय रहते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू करना चाहिए, और जो चुनाव हो रहे हैं ये आरक्षित चुनाव चिन्ह जो आवंटित किए गए, जो कि मैंने आपको बताया कि लॉ में इसकी कंप्लीट रोक है, तो इसको रोका जाए, ये चुनाव अवैध है। जैसे बुरा साहब है, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट, इन्होंने ये कहा कि लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है, कोई भी अपने चुनाव के जो एक तरह से चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकती। इस तरह के कानून में प्रावधान है। अभी तक अमेंडमेंट जो हो रही है उसमें ये प्रस्ताव नहीं है कि कोई भी पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकता है। और इन्होंने कहा कि जो भी एक तरह से चुनाव आयोग की तरफ से जो भी एक चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं उसी पर निर्धारित होता है कि चुनाव, जैसे कि अब आज एक तरह से आज हिसार की और बरवाला की क्षेत्र की हम लोग बात करें, हिसार जिले की, तो आज चुनाव आयोग दे रहा है कि 7 तारीख के चुनाव चिन्ह जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको चुनाव चिन्ह देना है। तो पार्टी के उम्मीदवार है उनको भी चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह दिया जाता है, ना कि कोई भी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकता है। इस तरह की इन्होंने कहा है, और मुख्यमंत्री को भी इन्होंने पत्र लिखा है ताकि इसमें अमेंडमेंट हो और भविष्य में आने वाले समय में इसको देखकर और इसकी जो भी नई प्रक्रिया हो उसको लागू करे, और इस तरह की इन्होंने बात कही। जी सर। हाँ बोलिए। ये कह रहा हूँ कि जो आपने मुख्यमंत्री को तो आपने लेटर लिखा है, तो आपको लगता है मुख्यमंत्री आपकी इस बात पे गौर करेंगे? और कानूनी तौर पे तो आपने कह दिया कि वो कानून के आप एक तरह से बहुत पुराने एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, आपको बहुत नॉलेज भी है, जुडिशल मेंबर भी आप रहे हैं, तो आपको बखूबी इसकी जानकारी है पूरी, तो आपने तभी ये बात कही है, तो आपको लगता है इस पर गौर की जाएगी? देखो,
मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन कर सकते हैं, और वो मुझे लगता है कि अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा उनका स्वभाव है। आम जनता से सुझाव भी मांगते हैं, सुझावों को वो कहीं न कहीं वो उनको कार्यान्वित भी करते हैं। और इसलिए मैं कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ये जायज़ मांग है और ये चुनाव कंप्लीट अवैध है। आरक्षित चुनाव चुनने पर चुनाव नहीं करवाए जा सकते, और एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे हिमाचल ने किया है, इसी तरह यहाँ अमेंडमेंट करके हॉर्स ट्रेडिंग से बचा के अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास करें। मेरा मुख्यमंत्री से मैंने यही अनुरोध किया है। जैसे अभी तो घोषणा कर दी है, जेजेपी भी जैसे चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है, भारतीय जनता भी चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है नगर परिषद में। नगर पालिकाओं में तो नहीं, वो तो नगर पालिका को तो जो वहाँ के कार्यकर्ता है नेताओं पे छोड़ दिया, लेकिन नगर परिषद की अगर बात करें तो वहाँ पे चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है अब घोषणा भी आप चुनाव चिन्ह की एक तरह से जो निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी दिए जाएंगे, तो सरकार अब चुनाव चिन्ह पर लड़ने के प्रयास जो कर रही है, तो ये बिल्कुल अवैध मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल अवैध। जैसे मैंने बताया, मैंने आपको कानून की भी धारा बता दी, आर्टिकल बता दिया, उसका खंड बता दिया, धारा बता दी कि उसके अंदर ये प्रावधान है नहीं कि भाई कोई भी रजिस्टर्ड दल या मान्यता प्राप्त दल भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जिनको आरक्षित चुनाव चिन्ह मिले हुए हैं वो अपने आरक्षित चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकते। कानून में इसकी रोक है। तो इस पे गौर क्यों नहीं की जाती सरकार की तरफ से इस पे, और गौर क्यों नहीं किया गया? और सरकार खुद ही एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, और पार्टी ही खुद चुनाव चिन्ह पे लड़ रही है। और पार्टियां हो तो भी कह सकते थे कि नॉलेज में नहीं थी या कोई बात है, जब सरकार उनकी है और वो खुद ही चुनाव चिन्ह पे मैदान में। ये इसलिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1996 में जो ये अपने राज्य चुनाव आयुक्त थे जे.के. दुग्गल जी, उन्होंने ये फ्री हैंड जो फ्री चुनाव चिन्ह जाते, जैसे कप प्लेट दे दिया, किसी को गिलास दे दिया, किसी को घड़ी दे दिया, ये इनको कहते हैं फ्री चुनाव चिन्ह, ये आवंटित कर सकते हैं। उन्होंने इसके साथ ही ये आरक्षित चुनाव चिन्हों को राजनीतिक दलों के साथ आवंटित करने के लिए इनको साथ में जोड़ दिया। तब इसे चला आ रहा है, किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने इसको पढ़ा, देखा, ध्यान दिया तो मैं कंप्लीट अवैध है। अगर इसकी आज हाईकोर्ट में रिट लगा दी जाए, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया चली हुई है, हाई कोर्ट भी, माननीय हाई कोर्ट भी ये आदेश देगा कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन इसके रिजल्ट घोषित कर दिए जाए, चुनाव प्रक्रिया रोकी ना जाए। और चुनाव प्रक्रिया रोकनी चाहे तो हाई कोर्ट रोक भी सकता है, लेकिन ऐसे समय में जब सरकार का भी लोगों का पैसा लग जाता है, रोक कर जाता है, प्रक्रिया रोकनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन हाई कोर्ट अगर रिट दायर की दे तो ये कह सकता है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द रिट पिटीशन, कि रिट का जो फैसला होगा उसके आधार पर ये चुनाव को परिणाम घोषित कर सकते हैं, लागू हो सकते हैं, लेकिन उस रिट के आधार कंडीशन रहेगी। जैसे मुख्यमंत्री को आपने चिट्ठी लिखा है और चुनाव आयोग को भी लिखा है, अगर इस पर गौर नहीं किया जाता तो क्या आप जाएंगे कोर्ट तक? हाँ, मैं कोर्ट में इसकी रिट दाखिल करूँगा। अगर ये सुनवाई नहीं हुई, चुनाव आयुक्त ने नहीं की, मुख्यमंत्री जी ने नहीं की, ये चुनाव चिन्ह आवंटित करना ये तो अवैध है, और मैं ये एंटी डिफेक्शन लॉ की उनसे अनुरोध करूँ, ये उनका डिस्क्रिप्शन वो लागू करें या ना करें। वहीं पे कांग्रेस पार्टी ने जैसे कि घोषणा की कि चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी की नॉलेज में थी ये बात की कि इस तरह का लॉबी है? ये तो मुझे क्या पता कि ये शीर्ष नेतृत्व में ये ध्यान में तो होएगा, क्योंकि कांग्रेस में एक थिंक टैंक है, पढ़े लिखे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, कुमारी शैलजा भी, उदय भान जी भी अच्छे पढ़े लिखे आदमी, हो सकता है उनको इस बात की नॉलेज हो कि भाई चुनाव ही अवैध हैं और ये ऐसे चुनाव नहीं करवाया जाए, तो हो सकता है उन्होंने इस बात को लेकर के भी चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया हो। जैसे आपने कहा कि चुनाव अवैध है या चुनाव चिन्ह पर लड़ना अवैध है? चुनाव चिन्ह, आरक्षित चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ना अवैध है जी। इन्होंने कहा कि आरक्षित चुनाव चिन्ह पे जो कोई किसी भी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, उनका जो एक तरह से चुनाव चिन्ह होता है उस पर चुनाव लड़ना अवैध है इन्होंने कहा। और जो कि अगर बाई चांस मुख्यमंत्री, चुनाव आयोग इस पर गौर नहीं करेगी तो कोर्ट का दरवाज़ा भी ये खटखटाएंगे। एडवोकेट हैं हरपाल सिंह बुरा। अब हम बात करेंगे हाँसी की राजनीति के ऊपर। सर, आपने वहाँ से चुनाव लड़ा, आपका क्षेत्र है, आप वहाँ से राजनीति करते आए हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि आप कई नेताओं के साथ आपकी तालमेल नहीं बैठती, बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ आपके संबंध है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो जितने भी नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, नाम गिनाने में तो टाइम लगेगा, उसके बाद भी आपकी ना तालमेल नहीं बैठी, क्या कारण है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो हो सकता है आपके नज़रिए में ऐसा हो। तालमेल मेरी खूब बैठी। मैं कांग्रेस पार्टी में जुडिशल मेंबर रहा हूँ,
वो हाई कोर्ट के इक्वल जज के बराबर पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट थी। मुख्यमंत्री जी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, शैलजा जी के साथ अच्छे संबंध हैं, किरण चौधरी जी के साथ अच्छे संबंध हैं, मेरे सबके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। और मैं कांग्रेस हूँ, 32 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। ये लोग जो इधर उधर से 20 जगह घूम फिर के आगे, वो कांग्रेसी थोड़े हैं, कांग्रेसी तो मैं हूँ जो 32 साल से टिकट से वंचित रह करके भी, पदों से वंचित रह करके भी मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस में मेरी निष्ठा है। कांग्रेस में आपकी निष्ठा है, बड़े लोगों के साथ आपके संबंध है, उसके बावजूद भी आपकी टिकट कट गई। 32 साल से आप प्रयास में हैं कि जैसे चुनाव महासी से मुझे टिकट मिले कांग्रेस पार्टी के, मैं चुनाव लड़ूं, फिर आपको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? आपको अभी तक टिकट देकर मौका नहीं दिया गया मैदान में उतरने का? ये तो देखो, शीर्ष नेतृत्व जो चुनाव समिति होती है जिसमें वो हमारे वरिष्ठ नेता होते हैं, ये तो वो ही बता पाएंगे कि मेरे को टिकट क्यों नहीं मिली। मैं तो अपने आप को सबसे योग्य उम्मीदवार समझता हूँ। जैसे कि मैं आपको, आपने योग्य उम्मीदवार हैं, एडवोकेट हैं, आपकी हर चीज़ की नॉलेज है। पिछले दिनों मेरी बात हुई पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, वो कहते हैं कि आजकल जितने भी पार्टी हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी अटैचियाँ चलती हैं, अटैची बगैर कोई टिकट लेके आ नहीं सकता। क्या आपके भी अटैची की कमी रही? नहीं, अटैची तो हमारे पास है ही नहीं। हम तो एक साधारण किसान परिवार से आते हैं और अपने कांग्रेस की मेहनत करते हैं, अपनी योग्यता के बल पर टिकट मांगते हैं। अगर कांग्रेस मेरे को योग्य समझेगी तो आगे आने वाले विधानसभा में चुनाव टिकट दे देगी, और बाकी नहीं, जिसकी मर्जी उसको जो उनको उचित समझ में उनको टिकट देगी। हम कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस की मदद करेंगे। तो आपको लगता है कि ऊपर लेवल की अगर बात करें नेताओं की, आजकल विधायक की या MP की जो टिकट लेने के लिए अटैची भर भर के जानी पड़ती हैं? ना, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन कई बार ऐसे हियर से सुना भी जाता है कि सभी दलों में आज एक साधारण व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ सकता, क्योंकि कई ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि एक हमारे निर्दलीय MLA हैं, वो चुनाव जीत कर MLA बन गए। उनके पास बेशुमार पैसा है। उस पैसे वाले के इतना बेशुमार पैसा है, उनकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके धंधे हैं, उद्योग हैं, तो वो उनके साथ कैसे कम्पीट कर पाएंगे? उन्होंने गांव में एक बस लगा दी कि रोज़ाना उन जो एम्प्लॉई कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो जाते हैं किसी स्टेशन पर आते हैं, उनके लिए फ्री बस लगा दी। उसमें 2 लेडीज़ बैठी थी। एक दिन मैंने वो बस रोक कर, आप जैसा कोई था सोशल मीडिया, उनसे बातचीत करने लग गया। बीच में मैंने उनको कहा, बहन जी आपको नौकरी किसने लगाया? तो उसने कांग्रेसी एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक का नाम लगा, मेरे को उसने लगाया। दूसरी को मैंने पूछा आपको किसने लगाया? कि मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ, मेरे को भी उसी व्यक्ति ने लगाया है। वोट किसको दोगे? कि वोट तो हमें कि निर्दलीय उसको देंगे। मैं क्यों, नौकरी उसने लगाई, इसको वोट क्यों देंगे? कि उसने तो लगाई दिया नौकरी, उसका तो काम पूरा हो गया। लेकिन आज ये जो बस फ्री भेज रहे हैं, इसका भी आसान तारना है। इसका मतलब लोगों का वोटिंग बिहेवियर जो है, हिंदुस्तान का वोटिंग बिहेवियर का ही पता नहीं, लोगों का वोटिंग बिहेवियर क्या है। मैं राजनीतिक शास्त्र किया, मैं उसमें एक किताब आती थी पूरी, एक था वोटिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। उसमें लोगों के वोटिंग बिहेवियर का अलग अलग इलाके में, अलग अलग ज़िले में, अलग अलग तहसील में, अलग अलग स्टेट में वोटिंग बिहेवियर क्या है। हमारा तो वोटिंग बिहेवियर ये है, तो आम साधारण व्यक्ति कहाँ कम्पीट कर पाएगा, कहाँ चुनाव लड़ पाएगा? अब पैसे वाले लोग, उनको ना तो विधानसभा का ज्ञान होता, ना कानून का ज्ञान होता, ना कुछ होता। पैसे के बल पर करके ये जो पूंजीपति लोग, पहले चौधरी चरण सिंह ये कहते थे, वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, कि हमारी पूंजीपतियों के साथ लड़ी। आज सारे पूंजीपति तो राज्यसभा में, विधानसभा में आ गए, तो लड़ाई किसके साथ लड़ोगे आप? तो योग्यता जिनके पास है और जिनको राजनीति की नॉलेज है, समाज में कार्य करने के क्षेत्र की उनकी नॉलेज है, उन लोगों को दरकिनार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सभी राजनीतिक दलों में ये ट्रेंड चला हुआ है कि योग्य आदमी को, सच बोलने वाले को, ठीक बात करने वाले को, नॉलेज वाले को, काम करने वाले को दरकिनार किया जाता है। चापलूस लोगों को, पिंडियों को मालिश करने वालों को, चापलूस लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी दलों में ये प्रचलन हो रहा है। जो अटैची देकर टिकट लेके आते हैं, उसके बाद करोड़ों रुपए मैदान में बिखेर देते हैं, क्या वो लोग जनता की हित की बात करेंगे और जनता के जो समस्या है उसकी समस्या सुनने की बात करेंगे और विकास की योजना लेकर आएंगे ऐसे व्यक्ति? ये ऐसा है कि जो इस तरह के लोग जो पैसे में अटैची में, जैसे आप कह रहे हो, टिकट ले आते हैं, वो फिर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। उनको लोगों की चिंता नहीं रहती। राजनीतिक व्यक्ति को तो चाय की दुकान भी नहीं करनी चाहिए। अगर वो उसको कहीं कमी है तो वो जनता से पैसा मांग ले कि मेरे को रोटी खिला दो, मेरे को पेट्रोल डलवा दो।
जो आदमी ये धंधे करता है, कितने बड़े बड़े एमएलए एमपीज के उद्योग हैं, धंधे हैं, और फिर वो जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसी दूसरे दल का कोई एमएलए है, पूर्व मंत्री है, कोई और है, वो उद्योग धंधे चलाता है, कोई होटल चलाता है, कोई रेस्तरां चलाता है, उनके ऊपर ईडी गिरी की रेड क्यों होती है? इसलिए होती है, उनको किसी तरह से डरा धमकाया जाता है। अब राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें भी बताते हैं कि 5-7 एमएलए की ऐसे हैं हरियाणा के जिनके ऊपर ईडी का और उसका इनके केस चले हुए हैं, उनको भी ये भारतीय जनता पार्टी डराने का काम कर रही है। उनको वो डर जाए तो हो सकता है कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस का एक अच्छी अनुशासित पार्टी है और पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। भूपेश वो मुख्यमंत्री हैं अपने वो, और शुक्ला जी वो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, और वो हर एक व्यक्ति को जो कांग्रेस का सदस्य है, एमएलए है, उसको अपने आधिकारिक एजेंट को वोट दिखा करके फिर मतपेटी में डालना पड़ेगा। तब इसका मतलब अगर वो एब्सेंट रहता है या अपना वोट नहीं देता तो भविष्य की राजनीति के ऊपर उसका प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता है, नेतृत्व है, बड़े शिक्षित हैं, नॉलेज के हैं, सब चीज़ हैं, उसके बावजूद इतनी नॉलेज होने के बाद, इतने ज्ञानवर्धक होने के बाद भी आपस में टांग खिंचाई क्यों चलती है कांग्रेस पार्टी में? ये देखो, कांग्रेस पार्टी क्योंकि सत्ता में नहीं है, अब सोशल मीडिया और अखबार वाले कांग्रेस की बातों को उछालते हैं। क्या मुख्यमंत्री की और रामविलास जी की और अभिमन्यु की, अनिल विज की बनती है? अब ये उनको तो ये सवाल नहीं पूछे जाते। हर कोई ये चाहता है कि उस कुर्सी में, जो ऊंची वाली कुर्सी है, उसमें जाकर बैठूं। हाँ, ये तो सबकी एक होनी भी चाहिए। कोई एमएलए बनता है, फिर वो मंत्री बनने का प्रयास करता है, मंत्री बन के वो चीफ मिनिस्टर बनता है। ये तो एक प्रतिस्पर्धा है, अच्छी प्रतिस्पर्धा है, तो इसमें कम्पीट करना चाहिए आदमी को। जो कम्पीट करेगा इसको, वही आगे बढ़ेगा। जैसे आंसी की अगर बात करें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आपकी, अगर उन दिनों की बात करें तो सबसे क्लोज रिलेशन उनके साथ आपके पारिवारिक रिलेशन भी थे, वैसे भी आपके बड़े मित्र थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और उन दिनों टिकट की अगर बात करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में था टिकट बांटना, तो वहाँ से हाँसी से आपकी टिकट क्यों कटी? ये तो जैसे मैंने कहा, वो शीर्ष नेतृत्व जो जाने, और आपने कहा कि अच्छे संबंध थे नहीं, अब भी है। जो आपने बातें कही हैं वो भी मेरे अच्छे बड़े भाई हैं। मैं उनका संघर्ष का साथी भी रहा हूँ और उनकी मैंने मदद की, उन्होंने भी मेरी मदद की। मेरे अच्छे संबंध हैं, पारिवारिक संबंध आज भी हैं, पहले भी थे, अब भी हैं। तो आपके पास, जैसे कि अगर हम लोग हाँसी की बात करें, रिंकू सैनी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद भाजपा में चले गए, फिर अब टिकट कट गई तो कांग्रेस में आ गए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने फोटो खींचकर कांग्रेस पार्टी में शामिल करके ट्वीट कर दिया, तो ऊपर से तो आदेश आ गए होंगे आपको कि रिंकू सैनी के पास जाना है, आपने मदद करनी है। ना मेरे पास ना ही तो रिंकू सैनी जी का कोई फ़ोन आया, ना मेरे को उन्होंने बुलाया, ना उन्होंने मेरे वोट की अपील की, और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से, दीपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से या हुड्डा जी की तरफ से, शैलजा जी की तरफ से, किसी भी उदय भान जी की तरफ से, किसी भी अधिकृत व्यक्ति से ने मेरे को ना आदेश दिया और ना ही को संदेश दिया है। तो अभी तो वो तो कह रहे हैं कि जैसे तेलूराम जांगड़ा है, वो कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा 11 तारीख को हाँसी में आएंगे प्रचार के लिए, और कांग्रेस पार्टी के विशिष्ट नेतृत्व एक तरह बड़ी नेता जो है, उन लोगों के नॉलेज में है ही नहीं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने भी थपकी लगाई है, नहीं लगाई, मतलब क्या कारण है, ऐसे क्या है ये माजरा? देखो, उन्होंने तेलूराम जी ने बात करी होगी और वो दीपेंद्र जी आएंगे तो इसका मतलब अधिकृत प्रत्याशी तो हो ही जाएगा। फिर तो सभी कांग्रेसी मिलजुल के उनकी मदद करेंगे। और लेकिन कोई जब उन्होंने अभी तक मेरे पास किसी भी नेता का या स्वयं रिंकू सैनी का मेरे पास किसी प्रकार का अनुरोध नहीं आया कि मैं मेरी मदद करो, मैं कांग्रेस में शामिल हो गया, या दीपेंद्र जी ने मेरे को कांग्रेस में शामिल कर दिया, या मेरे को टिकट कर दिया, मेरे समर्थन के लिए आएंगे। जो भी पार्टी मुझे आदेश देगी, जो मेरे संदेश देगी, हम उनके अनुसार कांग्रेस की और जो जैसा भी जो उम्मीदवार सब गए, और सारे उम्मीदवार जितने चुनाव लड़ रहे हैं हाँसी के अंदर, सभी हमारे भाईचारा। वो समय गया जब पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर, दलों के आधार पर लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ते थे। अब चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव खत्म होने से सब लोग भाईचारे से बात करते हैं, और ये भाईचारे के चुनाव छोटे चुनाव हैं। इनमें सभी की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हो, चाहे कोई जज्बा से लड़ रहा हो, चाहे कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा हो, चाहे कांग्रेस से लड़ रहा हो, सभी हमारे भाई हैं। लेकिन क्योंकि हम कांग्रेस में, कांग्रेस अगर कोई किसी को उम्मीदवार को समर्थन करती है, उनकी मदद करती है, तो फिर हम पार्टी बेस पर उनकी खूब ठोक कर मदद करेंगे।
जैसे आपने विनोद बिहाना जी के साथ भी आपके ठीक संबंध थे, अच्छे संबंध थे, अब भारतीय जनता पार्टी में। अब जी विनोद बिहाना की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नए जो पुराने लोग थे उनको छोड़ के नए कोई कैंडिडेट थे एक तरह से, उनको ला के मैदान में उतार दिया। क्या लगता है आपको ये इसके चेयरमैन के लिए मीनू सेठी जी को? ये देखो क्या है कि एक राजनीतिक व्यक्ति में एक बड़ी कमजोरी होती है, वो बड़ा कमज़ोर होता है, वो दिल से कमज़ोर होता है, और वैसे भी वो कमज़ोर ही होता आदमी, मतलब उसको राजनीतिक आदमी मानता ही नहीं। कोई आदमी अगर 5 आदमी 10 आदमी कोई एमएलए का टिकट मांग रहे हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति एमएलए बन जाता है, फिर वो बाकी बचे हुए लोगों को चुनाव में तो कहता है मेरी मदद करो, और चुनाव में लोग उसकी मदद भी करते हैं। चुनाव जीतने के बाद फिर वो उनके ऊपर आरोप भी लगाता है, कोई भी हो, कि किसी दल का हो, कि इन्होंने मेरी मदद नहीं करी, उनके खिलाफ चिट्ठियाँ लिखता है। आपके खिलाफ भी ऐसा ही हुआ है कुछ? नहीं, सुनो आप मेरी बात, वो क्यों होता है? अब इसके साथ नहीं, सभी लोग करते हैं। वो ये किस लिए करते हैं? वो ये समझते हैं कि जो बाकी बचे हुए लोग हैं, ये किसी नेता के नज़दीक हो, कभी आगे आने वाले चुनाव में तेरे को तकलीफ ना दे दें। राजनीति में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, जो ही जिसको ये लगता है कि राजनीतिक रूप से ये कम्पीट कर सकता है, या आगे आने वाले चुनाव में या आगे आने वाली राजनीति में किसी प्रकार का विघन डाल सकता है, उसको खुदा लाइन लगा दिया जाता है। तो इसी तरह से प्रयास के उसी का शिकार आप भी हुए हैं? नहीं, मैं तो उसका एमएलए मुल्ले के तो खुदा लाइन से मैं नहीं लग सकता। इतना तो मेरा स्टेटस रहा है कि एमएलए मुल्ले की कोई ऐसी बात नहीं होती थी। मैं मेरा अपना एक स्थान है कांग्रेस पार्टी में, मेरा अपना एक स्टेटस है, और एमएलए के करने से ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही उन्होंने कभी मेरी शिकायत करी, मैंने उसकी मदद करी। वो तो ना अपने हिसाब से मतभेद हुए, वो अलग बात है। मतभेद अलग हुए नहीं, मतभेद इसलिए हुए कि उसने कोई भी चुनाव एक पार्टी से नहीं लड़ा। हर चुनाव अगले चुनाव में दूसरी पार्टी बदल लेता है। निष्ठा बदलना, पार्टी बदलना, नेता बदलना, इसका एक धंधा है। जो व्यक्ति, किसका? विनोद बिहाना का, जो हंसी के हमारे प्रतिनिधि है, हमारे विधायक हैं, वो एक व्यवसायी हैं और ऐसा व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय को बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कितने चीफ मिनिस्टर रहे, कितने प्रॉपर्टी डीलर रहे, मेम के बाग का किसी के ऊपर काबू में नहीं आया। इसने उसके क्या कहते हैं, ये हमारे मुर्दा नहीं फूकते, अच्छा, शमशान घाट, उसको शब्द है कुछ उनका, उस शमशान घाट को कानून के अंदर कब्रिस्तान, यस यू आर राइट, उस कब्रिस्तान को बाग को बेचा जा सकता है। खुद मेम का बाग जो उसके मालिक है, वो किसी भी सूरत में उसको क्या करे थे, उसको कब्रिस्तान को नहीं बेच सकते। हमारे विधायक जी इतने इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी डीलर हैं कि उसको भी बेच दिया। और सरकार इतनी मेहरबान है कि जो लाल सड़क जाती है उसकी तरफ से बंद था वो रास्ता। लोगों ने शिकायत करी कि ये अवैध निर्माण कर रहे हैं, अवैध कॉलोनी है, तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने, प्रशासन ने इतना सहयोग किया कि उसको साथ में एक सड़क और दे दी, ताकि उस पर दुकानें बना के उसको पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। तो मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी मेरी नज़र में भी मुझे लगता है कि ईमानदार हैं, लेकिन जो चोर हैं, सरेआम चोरी करते हैं, सरेआम जो बात है, जिसको मैं कोई आरोप लगा दूं, सारा हंसी शहर जानता है ये क्या हो रहा है और ये कैसा व्यापार कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसके बावजूद भी इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाता। तो इसका मतलब खट्टर भी साहब भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है। तो अब पहले तो आप, जैसे मेरे जनरल बात हो रही थी उस टाइम तो आपने कहा था कि खट्टर साहब हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, कोई उनका मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे कि पैसे के उनको लालच है, और एक सभ्य हैं, खट्टर साहब हो गए, मोदी साहब हो गए, योगी जी, उनकी प्रेज़ की थी आपने जनरल। ये ऑफ द रिकॉर्ड की बात करें, अब आप कैमरे में कह रहे हैं कि खट्टर साहब भी लगता है कि अब भ्रष्टाचारी हैं या वो भी सम्मिलित है इसमें? नहीं, मैं संलिप्त का मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर ये पता सरेआम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, राजेश ठकराल ने और दूसरे लोगों ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी में था आजकल वो कांग्रेस में, उन्होंने भी सबूत समेत मुख्यमंत्री जी को दस्तावेज पेश करे, उनकी जांच नहीं हुई, इंक्वायरी नहीं हुई। एक बार डीटीपी चला जाता है और वहाँ पर जाकर के पीड़ा पंजा चला दो करा के, और वो फिर साल भर जितना होता है उससे पहले उसको मदद की जाती है। इससे संदेह उत्पन्न होता है। मुख्यमंत्री आप कह सकते हो
डीसी ईमानदार है, एसपी ईमानदार है, लेकिन कोई ऐसी घटना घट जाती है उसके आप ये कह सकते हैं लगते थे ईमानदार थे, लेकिन जो संदेह लगता है इस घटना से शायद ये भी संलिप्त हो। इसमें कौन लोग हैं? खट्टर साहब शायद इसमें नहीं हो संलिप्त। इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आरएसएस के लोग जो दिखाई नहीं देते, पर्दे के पीछे रह के राजनीति करते हैं, जो राजनीति कर सकते हैं, वो मोदी जी को भी चलाते हैं, वो खट्टर जी को भी चलाते हैं, उन लोगों का इसमें हिस्सा हो सकता है। उन लोगों की वजह से यही खट्टर साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा होगा और इस ब्लैकमेलिंग का लाभ इस विधायक को दिया जा रहा है। तो हम लोग तो हाँसी की बात करते हैं, हाँसी में आप रहे हैं, हाँसी की आपका राजनीति की नॉलेज है। अगर निष्पक्ष तौर से हम बात करें, क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार वहाँ से, उम्मीदवार का तो आपको नॉलेज है कि कितने लोग मैदान में हैं प्रधान पद के, उसमें कौन सीट निकाल सकता है वहाँ से? देखो, मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस का अच्छा जनाधार है शहर के अंदर भी, गांव के अंदर भी। और दूसरा ये, अगर लोग आसी के शहर के लोग अगर विकास चाहते हों और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हों, तो जो भ्रष्टाचार का पर्यायवाची है उसका कैंडिडेट अगर जिताते हैं तो फिर जनता भी इसका मतलब भ्रष्टाचार को पसंद करती है और उसको उचित समझती है। तो कौन है वहाँ से कैंडिडेट, कौन सा? कांग्रेस पार्टी तो आप कह रहे हैं कि सुनने में आया रिंकू सैनी को आप समर्थन दे रहे हैं, और रिंकू सैनी प्रधान जैसे ना पहले चेयरमैन थे, उनके प्रतिनिधि भी रहे हैं। तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनके ऊपर सवाल खड़े करते रहे हैं कि रिंकू सैनी की उन्हें भ्रष्टाचार बहुत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बातें आई है। अब फिर कांग्रेस पार्टी अगर थपकी लगाई तो फिर कौन होगा वहाँ से उम्मीदवार? क्या कांग्रेस पार्टी जो थपकी लगाएगी उसी को उम्मीदवार को जिताए जनता? फिर ऐसा है, 80 के अंदर मैंने ये कहा था और मैंने एक रिट भी दायर करी थी सफाई के बारे में कि जहाँ नाले हैं, सड़कें हैं, सफाई का काम ढेरों, ये बड़सी गेट के ऊपर, उमरा गेट के ऊपर कहीं भी कोई सड़क ऐसी नहीं थी। 3 साल पहले मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था, उस टाइम मैंने एक रिट डाली थी सफाई के लिए, ये म्यूनिसिपल एक्ट की धारा के तहत, कि कोर्ट को मैंने कहा इसको आदेश दे म्यूनिसिपल कमेटी को कि सफाई व्यवस्था करे, अदरवाइज़ वो नहीं करती तो 6 महीने के दिन उनको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है। मैंने वो रिट दायर करी, लेकिन उसी दौरान वो रिट चलती रही, गवाहियाँ होती रही, कुछ उनको कहते रहे। जो एसडीएम कोई भी हो वो अपने ईओ को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है म्यूनिसिपल कमेटी का, वो जिम्मेवार होता है, और एक चुनाव प्रतिनिधि भी उसके लिए जिम्मेवार होता है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेवारी ईओ की होती है। मैंने ईओ के खिलाफ एक रिट दायर करी थी और वो रिट चलती रही, और खुदा न खास्ता पर भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद जो कोर्ट होती है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो होती है, वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल से प्रभावित होती हैं, इसलिए मेरी वो रिट के ऊपर काम नहीं किया। फिर पर्सनल लोगों ने, मैंने 80 के अंदर एक जागरूकता ले आई, 80 के लोगों को ये बताया कि सफाई भी ऐसे हो सकती है। उस रिट का ही एक वो था प्रभाव कि पर्सनल लोगों ने भी सफाई करी, दूसरे लोगों ने भी करी, और प्रशासन ने भी इसको ऊपर गंभीरता से लिया, और उसके बाद खूब सफाई हुई। अब क्रेडिट कोई ले जाए उसका वो अलग बात है, ये क्रेडिट समाज का और जनता ने मुझे देना चाहिए कि मैंने रिट डाली और उसके लिए मैंने प्रयास किए, उनके साथ मैं लड़ाई लड़ी, और रिट अब भी पेंडिंग है वो। तो आप क्या समझते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ कि जनता को कैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए? बहुत सारे पुराने भी मैदान में, नए मैदान में, कुछ नए चेहरे भी आए हैं जो पढ़े लिखे भी चेहरे हैं। आप कैसे व्यक्ति को चुने फिर जनता? मैं कहता हूँ जो साफ़ सुथरा हो, ईमानदार हो, और जो मजबूत हो, और जो अफसरों से, विधायक से, मुख्यमंत्री से कुछ कहने के लिए अपना दम रखता हो, अपनी बात को उनको कन्विंस कर सके, ऐसे व्यक्तियों, ईमानदार को, काम करने वाले को, जो लोगों के लिए हर समय उपलब्ध रहे, जो कमीशन खोरी ना करे, उनके साथ अफसरों के साथ मिली भगत कर करके पैसा ना कमाए, वो जो जनता की सेवा करना चाहिए, ऐसे आदमी को बनाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी भी, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व सोच समझ के भी जिसको टिकट देगी, ठीक छवि के ठीक आदमी को टिकट देगी और उसको करेगी, तो जो हमारे को आदेश होगा हम उसी का हम समर्थन करेंगे, उसको जिताने का प्रयास भी करेंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा जी अगर 11 तारीख को आएंगे तो आप जाएंगे वहाँ? अगर मेरे को खूब बुलाएगा, मेरे पास न्योता आएगा तो मैं अवश्य जाऊँगा। अगर नहीं आया तो नहीं जाएंगे? नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए बुरा साहब। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये RSS चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप जनता तक दूसरे चैनलों की बजाय आप अच्छे
चीज़ों को प्रसारित करते हैं जो जनता के हित में होती हैं। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसे बुरा साहब हमसे बातचीत की उनसे कि जैसे एक तो चुनाव का जो प्रक्रिया थी उस पर हमने बातचीत की कि चुनाव कोई भी पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ सकती, इस तरह की बात थी। जैसे नगर पालिका चुनाव है, नगर परिषद चुनाव है और निगम चुनाव है, उसको लेकर अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और इन्होंने कि मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग को भी लेटर लिखा है, उस पर हो सकता है मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग गौर भी करे। दूसरी चीज़ हमने बात की हाँसी के चुनाव को लेकर। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी कोई इशारा इनकी तरफ नहीं आया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई आदेश नहीं है, आएगा और इनको फ़ोन किया जाएगा या कोई चिट्ठी के माध्यम से कोई भी संदेश आएगा तभी जाएंगे, उससे पहले कहीं ये प्रचार के लिए किसी को समर्थन के लिए नहीं जाएंगे। और इन्होंने कहा कि हाँसी के जितने भी लोग हैं उनसे पढ़े लिखे हों, अच्छे व्यक्ति हों, जो कि जनता के हित की बात करते हो और विकास की बात करते हो, ऐसे व्यक्ति को चुने। तो आरएसएन की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सुने आप और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।